Hello everyone, good morning. मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्वस्तु बनाम अधिगम प्रक्रिया। इसी के साथ में हम देखेंगे अंतर्वस्तु के चयन के मानदंड। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्राय सभी जगह पाठ्यक्रम को पृथक पृथक विषयों के समूह के रूप में नियोजित किया जाता है। वर्तमान विषयों के विकास के इतिहास का अवलोकन करने से ये पता चलता है कि विषयों के विकास का मूल्य मध्य युग के यूनानी तथा रोम काल की सात उदार कलाओं में है। कुछ विषय पाठ्यक्रम में एक लंबे समय तक परंपरागत सम्मिलित किए जाते हैं, किंतु इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। इसे अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक अंतर्वस्तु के चयन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य विहीन नौका किसी भी रास्ते पर चली जा सकती है। जैसे कि किसी भी कार्य करने से पहले उसके उद्देश्य जब निर्धारित नहीं होते हैं तो उस कार्य का परिणाम उद्देश्यों के अनुसार नहीं होता, क्योंकि उद्देश्य अगर बाद में बनाए गए कार्य पहले कर लिया गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो उसके जो कहीं उसका परिणाम प्राप्त नहीं होगा। जैसे कहा जा सकता है कि एक नौका में अगर पतवार नहीं है तब पानी में हिलोरे खाते हुए वह किसी भी रास्ते पर पहुंच जाएगी और गंतव्य के यानी कि जहाँ पर व्यक्ति को जाना है वहां पर नहीं जाएगी, हवा की दिशा पकड़ लेगी। तो इसी प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी विषय चला आ रहा है परंपरागत और उसको छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, अध्यापक भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक अंतर्वस्तु के चयन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए तथा ये कार्य किसी मानदंड के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रारंभ में सम्मिलित किए जाते समय प्रत्येक अंतर्वस्तु अथवा प्रकरण का कोई ना कोई एक कारण अवश्य होता है, किंतु बाद में ये भुला दिया जाता है। उद्देश्यों की या कहें उद्देश्यों को जाने बिना किसी विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की यह परंपरा कुछ संकाय मनोविज्ञान तथा मानसिक अनुशासन में विश्वास और अधिगम स्थानांतरण के संबंध में भ्रांत धारणाओं के या धारणाओं के कारण है। निसंदेह कुछ विषयों में मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने की अधिक शक्ति होती है। इन विषयों का ज्ञान चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, वह एक रहस्यमय ढंग से शिक्षार्थियों के मस्तिष्क को इस प्रकार अनुशासित कर देता है कि वे तथ्यों एवं प्रक्रियाओं को भी सीख लेते हैं तथा उनका उपयोग भी कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यवस्तु पर अधिकार प्राप्त करना ही होता है। इस दृष्टिकोण की इतनी बहुलता है कि शैक्षिक गिरावट की स्थितियों में जनसामान्य विशेषज्ञ एवं शिक्षक ही विषय वस्तु के ज्ञान को और अधिक विस्तृत तथा गहन करने की मांग करने लगते हैं, किंतु ऐसा करते समय भी अधिगम कार्य को या कहीं अधिगम कार्य की प्रक्रिया की भूमिका को अनदेखा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिगम को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अनेक अध्ययनों एवं अनुभवों के निष्कर्ष से ये स्पष्ट हो चुका है कि विषय वस्तु पर अधिकार होने पर सभी व्यक्ति उस ज्ञान का वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग नहीं कर पाते हैं, परंतु इसका यह तात्पर्य लगाना असंगत होगा कि प्रक्रिया विषय वस्तु के अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा मानने का अर्थ तो ये हो जाता है कि विषय की उपादेयता उसकी प्रकृति की अपेक्षा उन अधिगम अनुभवों पर अधिक निर्भर होगी जो उसके साथ संबद्ध किए जाते हैं। दूसरी तरफ ये निष्कर्ष भी दोषपूर्ण होगा कि सभी विषयों का समान महत्व है, क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि कुछ विषयों के उपयोजन क्षेत्र दूसरों से अधिक व्यापक भी होते हैं। हिल्डा टावर जो कि विद्वान है द्वारा इस संबंध में मध्यवर्ती स्थिति अपनाने का समर्थन करते हैं। ये अधिगम प्रक्रिया की भूमिका की उपेक्षा भी नहीं करते तथा यह भी मानते हैं कि विभिन्न विषयों की अधिगम कार्य में अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। प्रत्येक विषय केवल विशिष्ट
प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं प्रस्तुत करता है, बल्कि उसके अध्ययन में एक विशिष्ट चिंतन की भी आवश्यकता होती है। उसकी अपनी विशेष तार्किक भाषा होती है, उसकी अपनी अमूर्त अवधारणाएं होती हैं तथा शिक्षार्थी के मस्तिष्क पर उसका अपना विशिष्ट प्रभाव भी होता है। प्रत्येक विषय द्वारा शिक्षार्थियों से विशिष्ट तार्किक अपेक्षाएं होती हैं, अतः सभी विषयों द्वारा सभी चिंतन प्रक्रियाएं समान रूप में या समान रूप से नहीं दिखाई जा सकती हैं। विभिन्न विषयों के तथ्यात्मक ज्ञान एवं विचारों में तो अंतर होता ही है, हम ये सब जानते ही हैं। साथ ही उनके प्रतिपादन में भी भिन्नता होती है। प्रत्येक विषय में आगमन और निगमन के संतुलन में, सामान्यीकरण में तथा विश्वसनीयता की मात्रा में अंतर होता है। अब हम इसी के साथ देखेंगे अंतर्वस्तु चयन के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। किसी पाठ्यक्रम के लिए अंतर्वस्तु के चयन का आधार क्या हो, इसके निर्देशक सिद्धांत क्या होने चाहिए तथा उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इस संबंध में सर्वमान्य दृष्टिकोण यद्यपि अभी तक नहीं बन सका है, यानी कि सभी के द्वारा मान लिया जाए ऐसा कोई भी दृष्टिकोण निर्धारित नहीं किया गया है, किंतु इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास अवश्य किए गए हैं। यहाँ पर हम दो प्रमुख प्रयासों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्टैनली निस्बत प्रस्तावित मानदंड, क्राइटेरिया प्रिपेयर्ड बाय स्टैनली निस्बत। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण नाम अध्याय से निस्बत द्वारा उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया है। इसमें दो वर्गों में 12 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वह सभी पक्षों को समाया हुआ मानते हैं। निस्बत का सुझाव है कि किसी विषय वस्तु या पाठ्य सहगामी क्रिया को किसी स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने या न करने का निर्णय लेने के लिए उसका इन 12 उद्देश्यों की दृष्टि से परीक्षण कर लेना चाहिए। सुविधा की दृष्टि से निस्बत ने एक तालिका यानी कि टेबल भी तैयार की है। इस तालिका की सहायता से देखा जा सकता है कि कोई विषय वस्तु किसी स्तर विशेष के पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं, अर्थात ठीक है या नहीं, सही है या नहीं। निस्बत द्वारा निर्धारित उद्देश्य तथा तालिका में उनके लिए कुछ संकेत भी दिए गए हैं जो हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टैनली निस्बत द्वारा प्रस्तावित तालिका का प्रारूप। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है उद्देश्य या विषय वस्तु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कॉलम्स बने हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला है कौशल, यहाँ हम देख रहे हैं कौशल। दूसरा देख रहे हैं संस्कृति। तीसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं गृह सदस्यता। फोर्थ कॉलम में देख रहे हैं व्यवसाय। फिफ्थ कॉलम में देख रहे हैं अवकाश। सिक्स्थ कॉलम में देख रहे हैं सक्रिय नागरिकता। अब दूसरा कॉलम स्टार्ट हो जाता है, इसमें व्यक्तिगत विकास। पहले पर्यावरण समाजन संबंधी ये दिए गए थे। 7वें नंबर पर देखेंगे शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास। 8वें नंबर पर देखेंगे या 8th कॉलम में देखेंगे सौंदर्य बोधात्मक विकास। और नेक्स्ट यानी कि 9th कॉलम में देखेंगे सामाजिक विकास। और 10th कॉलम में देखेंगे आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास। और 12th कॉलम में हम देखेंगे नैतिक विकास। यहाँ संक्षेप में इसलिए लिखा गया है क्योंकि विस्तार से लिखने में यहाँ पर असुविधा महसूस होती है, इसलिए शॉर्ट में लिख दिया गया है और समझने के लिए अलग से डिटेल रहती है। इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर पार्ट 2 जिसमें वही बताया गया है और कॉलम्स बनाए गए हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं या प्रवृत्तियाँ, इसमें 1 2 3 4 5 ये कॉलम्स बनाए गए हैं। इसमें कौन कौन सी पाठ्यक्रम सहगामी या पाठ्य सहगामी क्रियाएं होंगी इसके बारे में जो उद्देश्य देखे जाएंगे या परखे जाएंगे। निस्बत ने अपनी पुस्तक
पर्पस इन करिकुलम में विभिन्न विषयों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में एक तालिका तैयार की। इसमें प्रत्येक विषय एवं पाठ्य सहगामी क्रिया के सामने इन सभी जो बताए गए थे बारह उद्देश्यों के लिए उपयोगिता की दृष्टि से चिन्ह लगाए। पूर्ण उपयोगिता होने पर विषय के सामने तथा संबंधित उद्देश्य के नीचे मोटा गुणा जैसा चिन्ह तथा सीमित रूप से उपयोगी होने पर हल्का गुणा का चिन्ह लगाया गया है। उपयोगी होने पर स्थान को रिक्त छोड़ दिया गया है, यानी कि खाली छोड़ दिया गया है। इसे क्रॉस भी मान सकते हैं और इस चिन्ह को भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है यानी उपयोगी होने पर क्रॉस का चिन्ह तात्पर्य यानी वैसे गुणा का ही माना जाएगा, इसको उपयोगी है, और जहाँ पर डैश लगा हुआ होता है वहाँ पर ये अनुपयोगी है। निष्पक्ष के अनुसार ये तालिका किसी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने अथवा किसी विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने या न करने का निर्णय लेने के लिए मानदंड के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है, परंतु वह मानते हैं कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपने दृष्टिकोण से तथा अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं अपनी तालिका तैयार करनी चाहिए। तालिका तैयार करने के लिए निष्पक्ष द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए, किंतु निष्पक्ष की दृष्टि में तालिका तैयार करने की सर्वोत्तम विधि विचार गोष्ठियों की लंबी श्रृंखला के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करना है। ये विचार गोष्ठियाँ शिक्षा निर्देशकों द्वारा आयोजित की जाएं तथा संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक इसमें भाग लें। इस प्रकार तैयार की गई तालिका अंतर्वस्तु के चयन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इसके द्वारा पाठ्यक्रम में सम्मिलित अंतर्वस्तु की उपयोगिता एवं सीमाओं का ज्ञान हो सकेगा, यानी कि लिमिटेशन का ज्ञान हो सकेगा। उपयोगिता एवं सीमाओं के ज्ञान के आधार पर इसमें संशोधन किया जा सकेगा तथा नवीन अंतर्वस्तु को सम्मिलित करने के बारे में उचित निर्णय लिया जा सकेगा। अब हम लास्ट में देखेंगे निष्पक्ष द्वारा प्रस्तावित मानदंड। अब हम देखेंगे निष्पक्ष द्वारा प्रस्तावित मानदंड की समीक्षा। यद्यपि निष्पक्ष द्वारा प्रस्तावित मानदंड पाठ्यक्रम आयोजकों को बहुमूल्य सामग्री प्रदान करता है, किंतु व्हीलर की दृष्टि में यह अनुपयुक्त प्रक्रिया है। व्हीलर के अनुसार इसके अंतर्गत विषय वस्तु के द्वारा उद्देश्यों की खोज करने की विधि अपनाई गई है, जबकि होना ये चाहिए कि उद्देश्यों को पहले निर्धारित किया जाए तथा उसके बाद उपयुक्त विषय सामग्री का चयन किया जाए। ज्ञान के बढ़ते भंडार के फलस्वरूप विद्यार्थियों से की जाने वाली अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। विषय विशेषज्ञ अपने विषयों में छात्रों से अधिक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहे हैं, किंतु एक वर्ग इस विचारधारा का भी है कि जो छात्रों को केवल व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक न्यूनतम सूचनाएं ज्ञान तथा कौशल सिखाए जाने के पक्ष में है। इस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध दो दल बन गए हैं। वे अंतर्वस्तु के चयन की मानदंड के संबंध में कठिनाई अलग से है। इस संबंध में जो प्रयास किए गए हैं वे प्रायः संतोषजनक हैं। इस मानदंड में बालकों की आवश्यकताएं एवं रुचियों का ध्यान में रखा गया है, किंतु ये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त ये केवल एक स्तर तक ही उपयुक्त हो सकता है। भिन्न भिन्न पक्षों के लिए अलग अलग प्रकार के मानदंड आवश्यक हो जाते हैं, अतः उनके लिए कोई तर्क संगत प्रक्रिया होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।